आज सेकंड क्लास है सेल का। और सेल आने से पहले की एक बात हम बता दें, ये वाली क्लास जो हो रही है, स्पेशली ये वाली क्लास जो हो रही है, इसका मकसद है, मेन मकसद है टू मेक यू फॉल इन लव विद साइंस। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़्यादा ही मोहब्बत में चले जाओ, टू मेक यू फॉल इन लव विद साइंस। एंड ऑल्सो इतना है कि एग्जाम का जो कंटेंट है मैक्सिमम टिल 12th तक का वो कवर है हमारा। ऑल्दो यू गाइज आर इन 9th और 10th, है ना, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना। कभी कभी जानबूझ के इसमें डिफरेंट स्टोरीज भी हम ऐड किया। लास्ट क्लास में किसका दिया था स्टोरी बताओ? एडिसन और आइंस्टीन, एडिसन और टेस्ला। कोई जी के बारे में पता किया? जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। हाँ पता है, सर्च मारे थे सिर्फ। सर्च किए थे, चलो ठीक है। तो ये सब से क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, कि ऐसा ऐसा चल रहा है, इवन अभी भी ये सब स्टोरी ऐसी चल रही है, अभी भी चलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है। कभी कभी देखोगे इलॉन मस्क का किसी से कभी ट्विटर वॉर होता है ना, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता रहता है। खैर, और उसके बाद हाँ, यूट्यूब का जो वीडियो हमने चेक किया था, तो अभी क्लास में पहले चेक कर रहे थे, इसमें एक दो क्वेश्चन छूट गया था। इसने पूछा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, ईयर के बारे में, कब हुआ था इन्वेंट। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। एक्चुअली देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, अगर दो कन्वेक्स लेंस को ले लो तो वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप बना देता है। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल। सिंपल माइक्रोस्कोप आई थिंक आज से 700-800 साल पहले उस पर बनना स्टार्ट हो गया। तो पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। 13th सेंचुरी में ही उसकी स्टोरी डेवलप होना स्टार्ट हो गई। मतलब इतना पहले से चल रहा था, रिसर्च थोड़ा थोड़ा करके चल रहा था, बन रहा था। और 13th सेंचुरी समझो ये चीज बनना स्टार्ट हो चुका था, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आया। मतलब सबसे मेन जो साइंटिस्ट आया, एक नाम याद कर लो ये पॉइंट वाइज करने के लिए, कि जैसे कल लास्ट क्लास में बताया था सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये कभी कभी क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो फाउंडर जो कहा जाता है, कोई बता सकता है? रॉबर्ट हुक। नहीं, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था। और कोई? सेकेरियस। सर इसका ईयर क्या पता है सिंपल माइक्रोस्कोप? जान से ये इंपॉर्टेंट है। इवन कभी कभी मेडिकल वाले फील्ड में भी ये चीज आ जाती है कि एमबीबीएस के एग्जाम में कभी कभी कि हु इन्वेंटेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बट ये भी डिस्प्यूटेड है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये पता नहीं कि एक्चुअल किसने ढूंढा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। धीरे धीरे रिसर्च होती गई, कुछ कुछ डेवलपमेंट होता गया। और सिंपल माइक्रोस्कोप को बता रहे थे कि उसका भी कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि किस टाइम डिस्कवर किया गया। बहुत सारे लोग का नाम आता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। फिर भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ज़ेकारियस टैनसन का नाम आता है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम गैलीलियो का भी आता है। ऑल्दो अगर कभी पूछा जाए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया तो ये आंसर होगा ज़ेकारियस टैनसन। ये नाम ज़्यादा मशहूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि गैलीलियो ने काम नहीं किया, उसने भी काम किया माइक्रोस्कोप पे। ठीक है, तो सब साइंटिस्ट का वर्क है जो 200, 300, 400 साल में होता गया अंटिल 1665 आते आते एक गैलीलियो तो मॉडिफाई किए थे ना माइक्रोस्कोप। हाँ, सब मॉडिफिकेशन होता रहा, कुछ ना कुछ, कोई आदमी कुछ चेंज किया, उसने कुछ उसमें अच्छाई लाई। ये भी टाइम चलता रहा। समझो 13th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया, मतलब 300-400 साल। 1665 आते आते ये कौन सा सेंचुरी है? 1665 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी। सोचो, लगभग 400 साल का डिफरेंस है। 400 साल में इतना ज्यादा चेंजेस आया। अगर तुम देखो, साइंस को ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम लगा इवॉल्व होने में साइंस को। ठीक है, अच्छा गैलीलियो का किस लिए मशहूर है गैलीलियो, और मतलब बहुत फेमस स्टोरी है गैलीलियो का, ये नोट कर लिया है? अच्छा, एक चीज रिकॉर्ड हम वीडियो में चेक कर रहे थे लास्ट यूट्यूब वीडियो में कि बहुत आदमी ने पूछा था राइवलरी के बारे में। कोई गैलीलियो बोल रहा था, न्यूटन गैलीलियो के बीच की राइवलरी। तो एक टाइम स्पैन थोड़ा एक आइडिया रखो, मतलब गैलीलियो कब से कब तक था। गैलीलियो 1564 में पैदा हुआ था और 1642 में ही डाइड। ठीक है, मतलब आज से 400 साल पहले, लगभग 400 साल पहले। और न्यूटन
इसका तो आइडिया है? नो सर। न्यूटन भी 17 सेंचुरी में था। जिस ईयर गैलीलियो डाइड किया है उस टाइम न्यूटन पैदा हुआ था, 1642। ये सब साइंस के लिए बहुत गोल्डन एरा था न्यूटन के लिए। न्यूटन जिस टाइम था, न्यूटन ने फिजिक्स में कौन सा एक फेमस जो Theory of relativity। क्लासिकल जो मैकेनिक्स है उसका जो मेन ओरिजिनेटर है कौन? न्यूटन। क्लासिकल मैकेनिक्स का, ठीक है, न्यूटन है। इसको डिस्प्रूव किसने किया? एक तरह से डिस्प्रूव कर दिया किसी ने। अभी तक जो तुम लोग पढ़ते हो 9th में या 11th में ग्रेविटेशन वगैरह, तो न्यूटन का है। लेकिन अब जो साइंस इवॉल्व हो रही है, तो अब एक न्यू थ्योरी आई फिजिक्स में जिसने सब कुछ चेंज किया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या? गुड, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसने फिजिक्स का एक नजरिया को चेंज किया। खैर वो तो फिजिक्स का टॉपिक है, कभी फिजिक्स क्लास नहीं। तो अच्छा, गैलीलियो का एक बहुत फेमस स्टोरी बता सकता है? 1564 में, किसी को नहीं पता? कॉपरनिकस का नाम कुछ सुना? यस एक साइंटिस्ट था। यस सर। अच्छा, इसका भी लिखी होगी। कॉपरनिकस कभी फिजिक्स के फील्ड में आ जाएगा, कभी बायोलॉजी में भी दिख जाएगा, क्योंकि ये लोग का काम ही ऐसा था, हर फील्ड में घुसा होते लोग। कॉपरनिकस था, तुमको एक से सबर नहीं होता था। पढ़ता था वो लोग। तुम भी पढ़ोगे तो कभी आज से 300 या 400 साल बाद कोई तुम्हारा नाम मिलेगा, अगर तुम पढ़ाई किए तो। इंडियन आर्मी से नाम बनाना है। तो जैसे अभी एक रामानुजाचार्य करके एक नाम जो है, हाँ, वो जो है सर, हाँ, IIT की उसके MIT की उसके बाद यूपीएससी क्रैक किए, अब सर कुछ और अभी ये बन गए हैं। नहीं, अगर तुम रिसर्च करते हो, एक ब्रेक थ्रू इन्वेंशन कर देते हो, ब्रेक थ्रू आ जाता है, समझ लो आज से 300 या 400 साल बाद कोई तुम लोग का नाम लेगा कि ऐसा कोई था। अभी नितिन भी तो आज सब 300 साल बाद कोई बुराई कर रहा होगा, क्या इसने क्यों डिस्कवरी कर दिया, पढ़ना पड़ रहा है हमको। ठीक है। अच्छा, ये कॉपरनिकस ने क्या बहुत फेमस थ्योरी दिया, जिससे बहुत इनफेमस भी है, फेमस भी है, दोनों कह सकते हो। क्या जिसने साइंस का स्टडी को पूरा चेंज किया, तो बता सकता है? किसी प्लैनेट के बारे में, प्लैनेट सन से रिलेटेड, अर्थ सन से रिलेटेड। पहले के लोग मानते थे कि जो अर्थ है सेंटर पे है, ठीक है, और सन रिवॉल्व करता है अर्थ की तरफ। पहले के लोग मानते थे, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये लिखी लो खुद आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए, साइंस के लिए। सेंट्रिज्म, इसका मतलब क्या था कि अर्थ सेंटर पे है और सन उसके तरफ, और सन और बाकी प्लैनेट उसके तरफ इवॉल्व कर रहे हैं। और क्योंकि रिलीजियस ऐसा बिलीफ भी था, जो उस टाइम का रिलीजन ये सब था, तो मानता था कि अर्थ सेंटर पे है और सन मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये बेचारा कॉपरनिकस बोला कि अपना जो उसने कैलकुलेशन किया, चेक किया, तो उसको लगा कि नहीं ऐसा नहीं है। उसने एक हिंट टाइप दिया कि उल्टा है, अर्थ मूव कर रहा है सन के अराउंड, सन एक जो सेंटर पे है और अर्थ उसके अराउंड मूव कर रहा है। ये थ्योरी आई, इसका नाम हुआ हीलियोसेंट्रिज्म। एक जियोसेंट्रिज्म मतलब अर्थ मूव कर रहा है, मतलब अर्थ सेंटर पे है, बाकी सब मूव कर रहा है, और हीलियोसेंट्रिज्म अभी हम लोग कौन सी चीज बिलीव करते हैं? हीलियो में, मतलब अर्थ मूव कर रहा है, सन सेंटर पे आता है। तो क्या हुआ कि जब कॉपरनिकस, एक्चुअली उस टाइम में रिलीजियस फैनेटिज्म बहुत था, मतलब कि अगर तुम रिलीजियस बुक के अगेंस्ट अच्छा ऐसे कुछ बोल दो कि जैसे होता है कि ना कि बुक के अगेंस्ट जा रहा हो, साइंटिफिक फैक्ट आ गया, तो लोग सीधे उस आदमी को मार ही देते थे, या आपको लटका देंगे, सूली चढ़ा देंगे। तो कॉपरनिकस थोड़ा बहुत लकी था कि जिस ईयर उसने किताब अपनी लिखी थी कि अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, उसके कुछ ही टाइम बाद वो मर गया। तो ठीक है, उसको कुछ सजा नहीं मिली। जो रिलीजियस लोग थे उनको पता भी नहीं चला कैसे भी बुक आई है। एक तो बुक पढ़ने वाले लोग कम थे उस टाइम में, बुक छपती भी नहीं थी उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं। प्रिंटिंग प्रेस था कि नहीं था? कॉपरनिकस 14, हाँ, इन्वेंशन ऑलमोस्ट हो चुका था कॉपरनिकस के टाइम में, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस पे बुक नहीं आई थी उसकी। और प्लस वो लैटिन में लिखे हुआ था बुक, तो लैटिन लैंग्वेज पढ़ने वाले लोग भी बहुत कम थे। तो क्या हुआ, कॉपरनिकस ने अपना ये थ्योरी दिया और आराम की मौत मर गए। दिक्कत कब आई? जब गैलीलियो ने अपना पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, ये पढ़ा तो इसने कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़ी, तो इसको लगा नहीं, अर्थ क्या है ना, अर्थ मूव कर रहा है, सन मूव नहीं कर रहा है। नॉर्मली क्या था कि सूरज की तरह सुबह आता है, सूरज निकलता है, परिणाम में चला जाता है, तो लगा कि सन ही मूव कर रहा है और अर्थ क्या है, सेंटर पे। आम आदमी को ऐसा दिखेगा ना, रात को शाम में लोग सूरज चला जाता है,
सुबह उठो तो फिर सूरज आ जाता है, मतलब सूरज घूम रहा है। तो ये थ्योरी को गैलीलियो ने अपना जब स्टडी किया, कैलकुलेशन किया, तो बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं है, अर्थ मूव कर रहा है सन के अराउंड। अब ये जिस टाइम प्रूव किया था, तब तक इसकी बुक, जब उसने बुक में लिखा तब तक बुक थोड़ा फेमस हो गई। किसकी? गैलीलियो की। ये देखो, ये 1543 मर चुका है, लगभग उसके 20 साल बाद ये पैदा हुआ, 20 साल बाद, 21 साल बाद। ये गैलीलियो, कोपरनिकस 21 साल बाद पैदा हो गया। उसके बाद कुछ पढ़ा होगा 10-20 साल, कम से कम 20 साल तो पढ़ाई की होगी। उसके बाद उसने अपना एक थ्योरी दिया। अब क्या था कि अब रिलीजियस लोग जो थे उनको अब देखा कि अरे ये क्या रिलीजियस बुक के अगेंस्ट जा रहा है, अब इसको पकड़ा, अब इसको बहुत सताया गैलीलियो। इसके लिए मशहूर है गैलीलियो कि उसको बहुत सताया गया इस चीज के अगेंस्ट, मतलब इसने क्यों ऐसा, हालांकि बाद में जाके एक चीज प्रूव हुआ कि नहीं गैलीलियो ही सही था, बाकी लोग गलत थे। और एक और नाम जानते हो, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का नाम जानते हैं? यस सर, फादर ऑफ बायोलॉजी। गुड। तो एरिस्टोटल तो और पहले था। ये तुमको बीसी में था, बिफोर क्राइस्ट। ये सब नाम तुमको हर जगह कहीं ना कहीं दिखेगा, मतलब बहुत पहले था एरिस्टोटल। ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये लिख लेना, एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल सिर्फ फादर ऑफ बायोलॉजी नहीं है, फादर ऑफ वन मोर थिंग, बायोलॉजी का एक सब पार्ट, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का तो उसने बताया, 11 ऑफ फादर ऑफ जोलॉजी। जोलॉजी का भी ये फादर है। अच्छा, फादर ऑफ बायोलॉजी तो एरिस्टोटल है वर्ल्ड वाइड। तो एक ये इवन ये क्वेश्चन में इंडिया मेडिकल एग्जाम में आता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी इंडिया कौन है, या फादर ऑफ मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन। किसी को नहीं पता? ये नाम भी नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। मेडिसिन इंडिया सिर्फ। फादर ऑफ बायोलॉजी इन इंडिया या फादर ऑफ मेडिसिन इन इंडिया? चरका, CHARAK। चनाका। फादर ऑफ CHARA। अभी जस्ट तुमने सवाल किया कि एरिस्टोटल का ये डेट ऑफ बर्थ, मतलब ईयर ऑफ बर्थ ऐसे कैसे है? 384 to 322 BC। ये एक्चुअली रिवर्स में चलता है। BC में 0 माना जाता है, 0 एक इनिशियल ईयर है, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा 1 BC, ये 2 BC, ऐसे मूव करता जाएगा 384 BC, और यहां से स्टार्ट होता है AD, 180, 280, ऐसे जाते जाते 2021 AD। नॉर्मली साइंस में ये जो ऐसे दिया जाता है, ये ऐसे दिया जाता है, इसलिए उल्टा है। 384 BC ज्यादा दूर है ना, 0 से ज्यादा दूर है, ठीक है। तो इसीलिए कैलकुलेशन किया जाता है इसी तरह। और ठीक है, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कौन है? सब लिख लिया ना? चनाका। लिखते रहो, फादर ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाणक्य से कंफ्यूज मत करना। CHARAK। ठीक है, सब लिख लिया? लिख लिया सबने? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। उस दिन एक क्वेश्चन पे क्लास खत्म हुई थी कि सेल कैसे ओरिजिनेट किया। अभी तक ये मिस्ट्री बना हुआ है, इसने सॉल्यूशन ढूंढा है कि नहीं ढूंढा है? हाँ क्या? फादर ऑफ बायोलॉजी वर्ल्ड वाइड एरिस्टोटल है, ARISTOTL एरिस्टोटल। और फादर ऑफ मेडिसिन इन इंडिया या बायोलॉजी इन इंडिया ये चलता है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड है एरिस्टोटल। क्या मिस्ट्री सॉल्व हुई अभी तक? किसी की नहीं भी? सेल आया कहाँ से? अच्छा, स्टिक से।
ये वर्कआउट का जो क्या था, ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर था ना। यस सर। ट्री से बोल रहे हैं सर ये। सर ट्री से है। ट्री से? हाँ। ट्री से लाइफ है, ट्री भी तो सेल का बना होगा, तो सेल कहाँ से आया? हाँ? अच्छा, एक इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी जैसे ओमनिस एक तो ये हो गया सेलुलर ई सेलुलर था, है ना, ओमनी सेलुलर। एक और थ्योरी आई थी बहुत फेमस थ्योरी, मैं इसके बारे में बताऊंगा, पर लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमनी VIVUM एक्स, ये वीवो कंपनी में समझ लेना, ठीक है। जैसे वर्कआउट किया था, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बोला गया जो भी लाइफ है वो कहाँ से एग्जिस्ट करती है, प्रीवियस लाइफ से ही आती है। ये लिख लेना, लाइफ अराइजेस, पहले ये लिखो स्टार बना के, ओमनी विवम एक्स विवो। और इसको दिया किसने था? लुई पास्टर ने। ये है क्या सर? बता रहा हूँ, लुई पास्टर ने दिया था। इसका लिखो मीनिंग, लाइफ ओनली कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ ओनली कम्स फ्रॉम लाइफ। और लाइफ ओनली कम्स फ्रॉम प्रीवियस लाइफ। और इसके नीचे एक और सेंटेंस लिख देना, लाइफ arises from the existing life, from pre-existing life, life arises from pre-existing life। एक तो पहला सवाल है कि लाइफ आई कहां से, ठीक है। इसमें से वर्कआउट का था कि सेल से है, ऑल सेल्स राइज फ्रॉम प्री-एक्जिस्टिंग सेल। ये सबसे जबरदस्त पहले स्टार्टिंग में लड़ाई स्टार्ट हुई कि हो क्या रहा है। जैसे अब गैलीलियो को बताया कि गैलीलियो ने एक अलग चीज दिया। अब लोगों में ऐसा बिलीफ था कि मान लो एक डेड मीट है, उसको तुम छोड़ दो कहीं पे, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसमें कीड़ा लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो इसको क्या कहा गया कि जो लाइफ आ रही है वो तो था क्या, डेड मीट था, बट लाइफ तो वहां से आई। तो लाइफ आई, लोगों का कहना था कि जो लाइफ आती है ना, और मतलब कोई मैजिक से लाइफ इराइज कर जाती है। जैसे मान लो कभी के लोग का इतना ही बिलीफ था कि स्टोन कन्वर्ट हो सकता है किसी और, पत्थर किसी अलग चीज में कन्वर्ट हो सकता है, लिविंग थिंग में, जादू से। हाँ, जैसे हैरी पॉटर मान लो, है ना, जैसे कोई मैजिक चलाया, हैरी पॉटर को स्पेल किसी को याद है? हैरी पॉटर का स्पेल क्या? स्पेल की बात हो रही है, स्पेलिंग की नहीं। स्पेल को क्या कहेंगे? जादू, मंत्र, तंत्र। जैसे विंगार्डियम लेवियोसा करता था हैरी पॉटर। एक क्या है, डेथ वाला था एक बहुत फेमस, एवाडा केडाब्रा। कोई नहीं देखा हैरी पॉटर? देखे बट याद नहीं, बहुत टाइम हो गया। अच्छा, 2013 में देखे। उसी तरह मैजिक से कुछ हो रहा है, उन लोगों का मानना था, साइंटिस्ट का मानना था कि ऐसा कुछ हो रहा है कि लाइफ जो है ना, नॉन लिविंग थिंग से लाइफ बन रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था कि डेड मीट को रख दोगे तो डेड मीट से क्या है कि अचानक कोई लाइफ ग्रो हो जाती है ना। वो तो होता है ना, तुम डेड मीट यहाँ पे रख दो, हाँ, और कुछ टाइम वेट करो, या 2-3 दिन वेट करो, देखो कीड़ा मकोड़ा सब उस पर ग्रो करने लगता है कि नहीं। फ्लास्क पे रख दो, खाना छोड़ दो, कोई खाना को तुम छोड़ दो, लेकिन लाइफ आ रहा है ना, किसी भी नॉन मटेरियल लिविंग। डेड मीट तो नॉन लिविंग है, किसी उसमें भी तो लाइफ आ रही है। वो भी तो लिविंग थिंग्स आएगा तो ना मीठा मेरे हाँ, लेकिन आप तो मर चुका ना, इसलिए डेड वर्ड यूज कर रहे हैं। डेड का मतलब डेड, वो कहाँ से है? बेस्ट एग्जांपल, वो आया कहीं से, ठीक है, कहीं से भी आ गया, ऐसा तो ठीक है, वहां से आया, कहीं से भी आ गया, मान लो, ठीक है, कोई लिविंग पार्ट से, बट उसको हमने जिंदा को हमने मरा कर दिया, डेड कर दिया, उसके बाद हमने रखा उसको, ठीक है, वो नॉन लिविंग है। अब नॉन लिविंग से अचानक लाइफ ग्रो कर रही है, ठीक है ना, ये तो दिख रहा है लाइफ आपके सामने,
तो ज्यादातर सारे साइंटिस्ट लोग ये मानते थे कि जो लाइट एराइज करता है नॉन लिविंग थिंग से भी एराइज कर सकता है। एक सबसे जबरदस्त थ्योरी है, ये देखो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस कि अचानक लाइफ आ सकती है नॉन लिविंग थिंग से। कौन दिया था सर? मॉडल चलाया और अवाडा केडाब्रा नहीं, अवाडा केडाब्रा में आदमी क्या हैरी पॉटर में बढ़ जाता है, किल वाला है, ठीक है, कोई ऐसा कुछ अच्छा और लाइफ जनरेट हो कौन दिया सर? हाँ कौन? ये बहुत तरह के लोगों ने दिया था, एक नहीं था, मतलब एक बिलीफ था जो बहुत स्ट्रांगली माना जाता था, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन लाइफ। एक और चीज हमने तुमको बता रहे थे कि एरिस्टोटल के बारे में कि दो तरह का बताया, हेलियोसेंट्रिज्म बताया और जियोसेंट्रिज्म। तो जो एरिस्टोटल था, जो बीसी में था, बहुत पहले था, वो भी इस बात में बिलीव करता था कि अर्थ रिवॉल्व करता है, सॉरी सन रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। ऑल्दो बहुत पहले था, बीसी में था, मतलब बहुत पहले था। लेकिन बाद में किसने ये चीज को डिफाइन किया? पहले कोपरनिकस ने, फिर गैलीलियो ने, और भी साइंटिस्ट लोग आए धीरे धीरे। हाँ, डर से नहीं बोले होंगे। नहीं, अब पहले तो लोग को पता नहीं था ना। तुम्हारी आंख नेकेड है, अगर देखेगी, तुम सुबह उठते हो, सूरज आता है, फिर चला जाता है, तुमको क्या लगेगा? सूरज ही जा रहा है ना, अर्थ तो नहीं मूव कर रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो खैर, ये थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये भी बहुत स्ट्रांगली माना जाता है कि जैसे गॉड है, गॉड कुछ कर देगा मिरेकल, तो स्टोन को कन्वर्ट कर सकता है गॉड, कुछ में स्नेक में कुछ भी कन्वर्ट कर सकता है। ये इसको सपोर्ट भी करता था, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। बट यहाँ पे जो मेन इस थ्योरी में ब्रेक लगाया किसने? लुई पास्चर ने, जिसने ये दिया कि लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम लाइफ, ठीक है। और जो आदमी, और ये चीज को कहते हैं, एक मिनट, तो ये जो थ्योरी था जो ऑल लाइफ राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये कहा गया बायोजेनेसिस। और इससे पहले जो थ्योरी थी ए बायोजेनेसिस था, मतलब लाइफ नॉन लिविंग थिंग से भी आ सकती है। इस चीज को डिस्प्रूव किया लुई पास्चर ने। वो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। लुई पास्चर ने क्या किया कि मान लो एक इस तरह का उसने फनल लिया, ठीक है, और इसमें मान लो कुछ ग्रेवी डाला, मीट का ग्रेवी डाल दिया, ठीक है। बट इसको ऐसे नहीं छोड़ा उसने, इसने लगाया दिमाग, ऐसा कुछ करके फनल को किया पतला, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ जा नहीं सकते इसमें। पहले ये भी नहीं पता था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ होता है, एग्जिस्ट करता है, छोटा कोई कीड़ा भी होता है, ये भी नहीं पता था पहले। ये भी नहीं पता कि बीमारी क्या चीज से होती है, कीड़ा से होती है बीमारी, ये भी। ये कौन किया था एक्सपेरिमेंट? ये किया लुई पास्चर ने। ये बॉटल नेक एक्सपेरिमेंट है, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। स्वान नेक, हाँ, बनाना चाहो तो बना लो। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था लुई पास्चर ने। तो ये नाम क्यों पड़ा सर? ये नाम क्यों रखा? क्योंकि स्वान की तरह दिख रहा है, स्वान की तरह उसका स्वान की दिख तरह रहा है। शक्ल दिख रही है, ये स्वान की तरह दिखता है इसका शेप, इसलिए स्वान नेक एक्सपेरिमेंट नाम पड़ा। ये 1859 में किया था इसने, ठीक है। तो इसमें क्या किया इसने कि इसमें डाला, मान लो मीट का ग्रेवी डाल दिया इसने, ठीक है, थोड़ा बहुत मीट का डाला, मीट ब्रॉथ डाला, और सिर्फ डाल के सिर्फ इतना नहीं किया, इसको फिर बॉईल किया, ठीक है, बॉईल भी कर दिया। अंदर में कौन सा लिपिड है कंटेंट? हाँ, अंदर मीट का ग्रेवी, मीट का ग्रेवी, मान लो थोड़ा मीट का पार्ट नहीं रहा होगा इसमें, ठीक है। अब इसमें इसको बॉईल भी कर दिया, बॉईल कर दिया, इसके बाद इसने छोड़ दिया बॉईल करके, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लेकिन इसमें कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। तब इसने बोला क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर कोई लाइफ ही नहीं पहले से, क्योंकि अगर कोई कुछ रहा होगा छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म, उसको हमने बॉइलिंग से मार दिया, और कोई एक चीज यहाँ से घुस नहीं पाएगा इसके अंदर, क्योंकि ऐसा शेप ही था इसका, बहुत पतला बनाया था, इधर से पास नहीं कर रहा है ऑर्गेनिज्म। तो क्या इसने बोला कि देयर क्योंकि ऑलरेडी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करी थी पहले इसमें, मतलब कोई कीड़ा नहीं था, जर्म कुछ नहीं था, तो इसलिए ये सड़ा नहीं, इसका रंग चेंज नहीं हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ। फिर इसने क्या किया, ये जो इतना बड़ा एस बनाया था, इसको इसने हटाया, इसको थोड़ा ऐसे चौड़ा करके छोड़ दिया,
ठीक है, अब क्या हुआ, 2 से 3 दिन में इसका रंग बदल गया। तब बोला क्यों? क्योंकि इसमें अब यहाँ पे हवा जाने के था, तो हवा के थ्रू जर्म चला गया इसके अंदर। अब जर्म क्या किया, जो ब्रॉथ था उसको कलर चेंज कर दिया उसको। तो इसने बोला क्यों? क्योंकि अब लाइट आई है कहीं से, तब इसका कलर चेंज हुआ है। बट जब फनल बड़ा रहा होगा तभी तो हवा जा सकती थी। हवा उसने ऐसा शेप बनाया था कि नहीं जा पाएगा, क्योंकि बॉयल भी किया था उसने, उसका शेप ही ऐसा बनाया था कि नहीं जा क्रॉक पाएगा। डाल देता सीधा सीधा। एक हाँ क्रॉक डाल देता और हाँ वो भी किया होगा, डाला ही होगा ना ऑफकोर्स। और तो ये वाला एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, डिस्प्रूव किया थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को, कि लाइट नॉन लिविंग थिंग से आती है। ये चीज को लुई पास्टर ने यहाँ इसने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिया। तब लोग मानना स्टार्ट किया कि, लेकिन अगेन सवाल फिर घूम फिर के आता है वर्कआउट के बारे में। 1859 में एक्सपेरिमेंट है, 1858 में वर्कआउट ने भी किया दिया था, ऑल सेल्स राइज फ्रॉम प्री-एक्जिस्टिंग सेल। अब और एक लाइफ का भी दिया लुई पास्टर ने। तो अब अगेन सवाल घूम फिर के आया, फिर सेल आया कहाँ से? सेल कहीं से आना था। ये तो लाइफ कहाँ से आया? एक तो ये बायोजेनेसिस एक थ्योरी भी थी। सर लाइफ कहाँ से आया था? हाँ लाइफ, हाँ भाई यही ना सवाल है, मेरा सवाल उस टाइम भी यही था। क्वेश्चन है कि लाइफ आई कहाँ से और सेल कहाँ से आया। वापस एक कुछ उम्मीद थी ये बायोजेनेसिस से, वो उम्मीद को लुई पास्टर ने खत्म कर दिया। तो फिर क्या लगता है अब क्या हुआ? अब एक लास्ट ये क्या कहते हैं, ये मिस्ट्री का एंड होगा। जस्ट लाइक इट हैरी पॉटर मैजिक। एक बहुत जबरदस्त थ्योरी है जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। यूनिवर्स कहाँ से आया? सबसे पहला सवाल जो था वो कौन सी थ्योरी थी जो आंसर की? थ्योरी का नाम क्या है? हाउ यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। थ्रू गैसेस। ये कुछ थ्योरी का नाम है, बहुत फेमस थ्योरी है। बी से नाम, बिग बैंग थ्योरी। बिग वेरी गुड, बिग बैंग थ्योरी। हम गाना भी सुनते हैं। बिग बैंग एक बहुत फेमस सीरीज भी है, बिग बैंग थ्योरी। अभी फिलहाल है, इसे देखने की जरूरत नहीं है। बिग बैंग थ्योरी, इंग्लिश है। हाँ ये थ्योरी का यह तुमको याद नहीं है, बट ये थ्योरी ने क्या प्रूव किया? ज़्यादा पुरानी थ्योरी नहीं है, वेरी डिसेंट, मतलब 50-60 ईयर्स के आसपास की स्टोरी ये थ्योरी है। तो इस थ्योरी ने प्रूव किया कि पहले जो यूनिवर्स था ये इतना फैला हुआ था ही नहीं। एक पार्टिकल था, ठीक है, वो अचानक से बैंग किया, ब्लास्ट किया, और ब्लास्ट किया और ये पूरे फैल गया, ठीक है, और ये अभी तक फैल गया, इतना फैल गया कि यूनिवर्स बन गया, सब कुछ बन गया। ये बनी बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। ये बहुत फेमस थ्योरी है, इसने भी जो एस्ट्रोनॉमी का फील्ड है उसमें भी बहुत बड़ा चेंज किया एस्ट्रोनॉमी में। अब क्या हुआ कि ये जो थ्योरी बनी, ये पार्टिकल था, एक सोचो पूरा यूनिवर्स, आसमान में देख लो, पूरा आसमान उस पर एक ऐसा ही था, एक डॉट की तरह था। 50-60 साल पहले पता चला ये थ्योरी, हाँ थ्योरी। और ये चीज हुआ कब है? ये ऑलमोस्ट उनको 14 बिलियन ईयर से होगा ये बिग बैंग, मतलब 38.8 है एक्चुअल वैल्यू, 38.8 बिलियन ईयर से होगा। You can just imagine 3.8 बिलियन कितना लंबा टाइम है। ये चीज जो हुआ बिग बैंग, ये 13 बिलियन मतलब 10 to the power 9 9 10 to the power 9, हाँ 10 करोड़ 10 to the power 9, मतलब इतना टाइम पहले एक डॉट था, पार्टिकल था, ब्लास्ट किया, और सिर्फ ब्लास्ट किया नहीं, मतलब जब पढ़ाई और कंटिन्यू हुई, ये जो फैला, जो स्पेस बना, यूनिवर्स बना, गैलेक्सी बना, ये चीज उन लोग के अकॉर्डिंग, अभी जो रिसर्च, जो भी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग, मान लो कोई एक गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी जिसपे अर्थ है, ये एक अलग गैलेक्सी है, ठीक है। अब ये रुका नहीं है, ये एक्सपैंड करता जा रहा है, मतलब ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये नहीं कि ब्लास्ट होकर रुक गया, कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट नहीं बना है, स्पेस जो है वो बढ़ता जा रहा है, रुका हुआ नहीं है स्पेस एट प्रेजेंट भी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसका जो वेलोसिटी, जब कोई चीज बढ़ता है कोई स्पीड से, जैसे तुम बाइक चलाते हो, एक्सेलरेशन मारते हो या कांस्टेंट स्पीड से चलाते हो, वो नहीं, वो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट करके ये समझो कि पहले यहाँ पे था तो बढ़ के यहाँ तक पहुँच गया, तुम जस्ट आसमान में जाके एक बार देखो कैसा लगेगा, इमेजिन करो ये चीज अभी बढ़ रहा है हमारा आसमान में। एक तो यूनिवर्सिटी देख रहे हो तुम, जो आसमान में देखते हो तो थोड़ा बहुत यूनिवर्स की झलक देख पाते हो, स्पेस की। वहाँ पे कौन सा एक्सीलरेशन? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? ये तो हमको नहीं पता, नॉन यूनिफॉर्म ही होगा अब, लेकिन अभी वो रिसर्च भी बहुत लंबी चल रही है, उसमें इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम,
ठीक है, टेलीस्कोप के जरिए पे रिसर्च चल रही है, ठीक है। इसमें हबल टेलीस्कोप ये सब सुने होंगे ना, अगर सुने हो तो ये एक्सपैंड कर रहा है। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी है, जैसे ये बिग बैंग था ना, बहुत लोग साइंटिस्ट मानता है कि एक और थ्योरी है, ऑल्दो इट इज येट ए थ्योरी, टिल नाउ इट इज ए थ्योरी, बिग क्रंच थ्योरी। ये ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। ये कुछ साइंटिस्ट अभी के टाइम में मानता है कि क्या होगा एक टाइम में, ये तो फैल रहा है, एक टाइम में जाएगा क्या होगा, स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा, अचानक सब फोल्ड, जैसे कारपेट फोल्ड करते हो ना, उस तरह से वापस सब कुछ फोल्ड होगा, और फोल्ड करेगा तो सब चीज एक साथ वापस आके मिल जाएगा, ये यूनिवर्स का एंड हो जाएगा। ये बिग क्रंच थ्योरी कहलाता है। अभी ये प्रूफ अभी नहीं हुआ है, मतलब ये फिजिक्स है, ठीक है, जो भी चीज पढ़ रहे हो तुम, ऑल्दो इवोल्यूशन में आ रहे हो तो मतलब बायोलॉजी का इवोल्यूशन पार्ट टच कर रहे हो कि अर्थ कहाँ से आया, लाइफ कहाँ से आई, इसलिए ये वाला पार्ट टच कर रहे हो। जैसे हमने पहले बताया कि अभी ये वाला क्लासेस जो अभी ले रहे हैं कि साइंस में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, प्लस नॉलेज जो भी दे रहे हैं, तो ये समझो कितना बहुत जबरदस्त स्टडी है इन सब चीज़ों की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो भी इस पर इन्वेंशन करता है कि समझो बहुत बड़ा चेंज करता है। तो इन सब चीज़ को तुम लोग को अगर टाइम मिले बाकी चीज़ों के अलावा, तो इन सब चीज़ में भी ध्यान दिया करो। साइंस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, इसके आगे बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत ज़्यादा रिसर्च है, और जो इसमें अच्छा रिसर्च करे समझो उसने दुनिया में वाकई बहुत कुछ किया, दुनिया के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। तो ये बिग क्रंच थ्योरी है। इसमें एक अब नया बहुत सारी चीज़ें, एक डार्क एनर्जी करके है, जो मतलब एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, एज्यूम किया गया है, डार्क एनर्जी, जैसे डार्क मैटर होता है, जो ब्लैक होल का नाम सुने होंगे, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ब्लैक होल कुछ भी डालो सबको अपने अंदर खींच लेते हैं। ब्लैक होल बहुत ही इंटरेस्टिंग सर ऐसा है अगर कि पार्टिकल्स, आप जिस हिसाब से बिग बैंग थ्योरी बोले कि जिस हिसाब से एक पार्टिकल छोटा सा वो एक्सपेंड किया और इंक्रीज करते ही जा रहा है, हमारा जो ब्लैक होल सर वो तो एक्सपेंड तो करना चाहिए, उसको भी नहीं करना चाहिए, उसको अपने होल को भर लेना चाहिए था ना, हो सकता है थ्योरी के हिसाब से। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। देखो क्या है ना, जैसे एक गैलेक्सी बताया, एक गैलेक्सी ये एज्यूम जो किया गया है कि बढ़ रहा है स्पेस, तो एक गैलेक्सी अभी यहाँ है, कुछ टाइम बाद ये गैलेक्सी यहाँ पहुंच चुकी है, कुछ गैलेक्सी यहाँ पहुंच चुकी है, मतलब यही पोजीशन देखो चेंज हो चुका है, ये इससे दूर हो चुका है, ये इससे दूर हो चुका है, अल्टरनेट होता ही जाएगा। हाँ, ये हो रहा है टिल नाउ। इसमें अगर कोई ऐसा कोई ब्रेक थ्रू आ जाए जो कुछ और थ्योरी दे दे, तो ब्लैक होल जो ऐसा चीज है इसको स्टडी करने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है ब्लैक होल में, जो उसमें टेलीस्कोप में ही बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए देखने के लिए। तो ये इसके थ्रू से माना गया कि जैसे गैलेक्सी का डिफरेंस क्यों बढ़ रहा है, स्पेस बढ़ रहा है इसलिए खींच रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जो बिग बैंग थ्योरी आई थी, तो इसने आइडिया दिया कि ऐसे करके बिग बैंग हुआ, उसके बाद अर्थ का भी एक फॉर्मेशन लिया, तो अर्थ उस टाइम ये था लावा की तरह, ये जमीन नहीं थी, लावा था, आग की तरह लावा था इसमें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन बताएगा, डिटेल में नहीं जाएंगे, इवोल्यूशन पे पढ़ाएंगे तो इवोल्यूशन बताएंगे। तो इसमें बहुत कुछ है, जैसे आयरन के बारे में कहा जाता है, आयरन अर्थ में मिलता है, तो आयरन को माना जाता है कि स्पेस से आया था, आयरन अर्थ में था नहीं अंदर में, उसको स्पेस से आया आयरन, ऐसा माना जाता है। तो जो बिग बैंग थ्योरी ने आंसर स्टार्ट किया कि क्या हुआ कि जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, तो अर्थ भी एक लावा की तरह था, ठीक है, जैसे लावा देखते हो लोग वोल्केनो, वैसा था। तो ऐसा कंडीशन, जो भी कंडीशन था वो डिस्क्राइब किया गया कि आज से बहुत से साल बिलियन ईयर्स अगो ऐसा सिचुएशन था। तो ये सिचुएशन जब एज्यूम कर लिया गया, ऐसा सिचुएशन था, ऐसा केमिकल था हवा में, तो वैसा केमिकल जब डिस्क्रिप्शन हुआ, तो दो साइंटिस्ट ने ये चीज डिस्क्रिप्शन दिया था। ये बायोलॉजी का टॉपिक है, अलेक्जेंडर ओपेरिन, जेबीएस हैल्डेन। इन्होंने बताया कि अर्थ पहले, बहुत पहले किस तरह का था, ठीक है, कि ऐसा ऐसा केमिकल था, केमिकल वगैरह था अर्थ पे, ठीक है। तो इन्होंने डिस्क्रिप्शन किया अर्थ का कि ऐसे ऐसे है अर्थ पे। जेबीएस ये थ्योरी, जेबीएस हैल्डेन ये आदमी का नाम है, और अलेक्जेंडर ओपेरिन। उसके बाद इन लोगों ने तो अपना थ्योरी की तरह दे दिया, है ना। अब आया था इसको एक्सपेरिमेंट करने का वक्त कि ऐसा अगर, अब लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या कुछ पॉसिबल है कि जो सिचुएशन उस टाइम में थी, बहुत मतलब करोड़ों साल पहले, वो सिचुएशन अभी हम पैदा कर सकें अर्थ का। तब पता चलेगा कि अर्थ पे हो क्या रहा था, अर्थ पे क्या रिएक्शन हो रहा था, कुछ ऐसा कुछ सेल पैदा हुआ हो, ठीक है, ऐसा सवाल आया। तो उसमें दो साइंटिस्ट भी नहीं था, एक्चुअली वो तुरंत ग्रेजुएटेड बंदा था, तब रिसेंट पास आउट जो स्टूडेंट होता है उस तरह का था। दो स्टूडेंट था, हैरोल्ड यूरी, स्टैनली मिलर।
ट्रूथ को 1952 में ये चीज़ हुआ था। इन दोनों ने, होता है ना कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस स्टूडेंट, तो ये लोग बोला अपने क्यूरियोसिटी को बोला चलो उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो वैसा सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया लैब में कि उतना हीट पैदा करना और जो केमिकल इन लोगों ने एज्यूम किया था वो केमिकल का वाला सिचुएशन बनाना, वो एज्यूम करने के बाद इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट। मतलब इनऑर्गेनिक लाइफ जो है एक्चुअली ऑर्गेनिक है, मतलब ऑर्गेनिक होती है मोस्टली। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ये लिविंग थी और ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन लिविंग है? नो सर, ऑर्गेनिक मतलब जो नेचर से आया गया। ठीक है, एक तरह की डेफिनेशन, ये अर्लीस्ट डेफिनेशन यही था ऑर्गेनिक का, ठीक है। और जो लिविंग थिंग से लाया गया उसको ऑर्गेनिक कहेंगे, और जो नॉन लिविंग थिंग से केमिस्ट्री के हिसाब से पूछ रहे हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस क्या है? पढ़ते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो क्या डिफरेंस है? तो ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है मतलब कि लगभग हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग के अंदर हम लोग को पाया जाता है ऑर्गेनिक। हाँ, ये ठीक है, बात सही है, मैं कह रहा हूँ नहीं कर रहा इस चीज को। तो क्या इनऑर्गेनिक चीज होता ही नहीं हमारे बॉडी में? होता है। हाँ, फिर क्या आपको डिफरेंस पता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुने होंगे, किसी को नहीं पता? क्या बताओ बताओ, गेस करो, शर्माओ मत। बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम में से किसी को कोई आइडिया नहीं है? ऑर्गेनिक जो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक रफ डेफिनेशन दे रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जहां भी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। बट फिर आप एक्सेप्ट केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन मत बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है? और जहां पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है वो क्या होगा? इनऑर्गेनिक में। बताओ, इतना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करते हैं पता ही नहीं, जैसे कि सिलिकॉन और हाइड्रोजन का अगर कॉम्बिनेशन करते तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया। अगर ऐसा कुछ है तो एक्सेप्शन केस अब डाल लो, उसके बाद बता दो। अब ये 90 more than 90% ऐसा केस है, तो जो बात है वो करेगा। एक इनऑर्गेनिक का कोई एग्जांपल, पानी क्या H2O ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक CO2 देते हैं, चलो CO2 ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। इसमें हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड कहाँ है? कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या होगा? इनऑर्गेनिक। समझ रही हो तुम लोग? समझ रही हो? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जो कार्बन, इसी मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में अगर फ्रेंडशिप है, बॉन्ड है, मतलब एक साथ आके मिला हुआ है दोनों, तो क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और जिसमें ये बॉन्ड नहीं है उसको ज्यादा रेज्यूम किया जाता है इनऑर्गेनिक। जैसे नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl, ये क्या है? इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक और इसका बेकिंग सोडा का Na2SO4 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 सही तो बोल रहे बेकिंग हो? सोडा सर, अच्छा, वाशिंग सोडा बेकिंग वाले को Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, ओ NaCO3 अच्छा बेकिंग सोडा NaHCO3। ये सब क्या है? तो इसमें क्या है कि NaHCO3 हो गया, और ये सब इनऑर्गेनिक में आता है। और ऑर्गेनिक में आ गया मिथाइल इथाइल प्रोपाइन। तो ठीक है, और जब ये एक्सपेरिमेंट किया इन दोनों ने, इस तरह कुछ स्ट्रक्चर था। ऐसे ये स्ट्रक्चर ही बनाओ, जरूरत नहीं है तुम लोग को बनाने की। ऐसा कोई फ्लास्क लिया, बनाना चाहो बना लो, बट कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। और ऐसा कुछ क्लास लिया, ठीक है, और इसमें इसने रिएक्शन वगैरह कराया, मतलब प्रिमिटिव वर्ल्ड का सिचुएशन लेके केमिकल वगैरह जो भी केमिकल एज्यूम किया गया था वो केमिकल एज्यूम करके रिएक्शन कराया, और बहुत लंबा टाइम तक एक्सपेरिमेंट हुआ, मतलब कंटिन्यू रखा एक्सपेरिमेंट को। और इसमें आया बहुत मेजर ब्रेक थ्रू कि कोई भी लाइफ जब सेल बनता है, सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एमिनो एसिड। मतलब एमिनो एसिड, जहाँ पे एमिनो एसिड का बनना फॉर्मेशन हुआ, मतलब लाइफ का कुछ वजूद आना है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हाँ, मतलब पहले माना गया कि सारा इनऑर्गेनिक चीजें था लाइफ में, जो भी बिग बैंग की वजह से जो भी प्रोड्यूस हुआ इनऑर्गेनिक चीजें,
उसके बाद अब था कन्वर्ट, हम सबसे मेजर ब्रेक थ्रू था कि ऑर्गेनिक चीज में कन्वर्ट हो, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट ने बहुत जबरदस्त ब्रेक थ्रू दिया। इसमें क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया, इसमें ऐसा ऐसा चीज प्रोड्यूस हुआ जो कि एक सेल में होता है। किस एक्सपेरिमेंट में? ये एक्सपेरिमेंट नेम स्टैनली मिलर किया एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का नेम इसी का स्टैनली मिलर का हैरोल्ड यूरी का एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आया, ठीक है, और इसमें पैदा हुआ क्या, इनऑर्गेनिक चीजों से पैदा क्या हुआ, अमीनो एसिड। सेल अमीनो एसिड से आया, तो मतलब इनऑर्गेनिक चीज से अमीनो एसिड ऑर्गेनिक चीज है। अब क्या कन्वर्ट हो गया, ऐसे रिएक्शन से क्या हुआ, एक ऑर्गेनिक चीज पैदा हो गया, अमीनो एसिड। और एक बहुत चीज पैदा हुआ, लिपिड भी कुछ आया, लिपिड वगैरह भी आया इसमें। इस चीज ने ये आइडिया दिया, बेसिक आइडिया, कि इनऑर्गेनिक चीज से ऐसा कंपोनेंट बना होगा उस जमाने में, बहुत पहले जब ऐसा एटमॉस्फेयर था कि जो ऑर्गेनिक चीज बना। अब बस इतना था कि ये सब चीज बन गया, मान लो अमीनो एसिड इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, फैला हुआ है, इधर लिपिड है, इधर कुछ है, पर पहले के अर्थ की बात कर रहे हैं। बस जरूरत थी एक कवर्ड की जो इसको कवर्ड कर दे। तो लिपिड एक्चुअली कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब सेल पर कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, कि जो लेयर जो होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसमें फॉस्फोलिपिड लेयर होता है, ठीक है। तो अगर लिपिड का एक बाउंड्री बन जाए तो एक सेल का शक्ल क्लियर है। यस ये एजम्पशन ने उम्मीद बढ़ाई कि मतलब इनऑर्गेनिक चीज से ऑर्गेनिक चीज बना, फिर किसी तरह इसको घेरा गया। अब क्या हो गया, रहने की जगह बन गई। अब ये सेल का फॉर्म लेना स्टार्ट किया, इवॉल्व किया धीरे धीरे, ठीक है। तो ये एक थ्योरी थी, जिसके बाद ये आंसर आपको मिल गया होगा कि सेल का कैसे क्या हुआ। ये भी एजम्पशन है जो 3 बिलियन ईयर्स अगो क्या कहते हैं सेल का बताया गया कि फॉर्म हुआ सेल। तो इस एक्सपेरिमेंट ने बहुत बड़ा चेंज किया। इसमें भी बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बट ओवरऑल आप इसको मान सकते हैं कि ये दिया क्या कहते हैं उम्मीद की, हाँ ठीक है सेल ऐसे पैदा हुआ होगा। क्या हमारा डाउट क्लियर हो गया ना, सेल कहां से आया, सबका क्लियर हो गया? ये सब बहुत ही, अभी भी इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है, अच्छा खासा इवोल्यूशन पे, सब पे आ रही है, सब पे आ रही है। ओके, अब हम लोग को स्टार्ट करना है मेन टॉपिक, ठीक है। एक मिनट, पॉइंट क्या है कि सपोर्ट नहीं हो गया कि पहला क्या है, स्पेक ऑफ न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। मान लो कि एक सेल है और इसमें तो क्या है प्रोटोप्लाज्म है, और ये क्या है सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस। तो क्या बोल रहा है, एक न्यूक्लिएट ऐसा जिसमें न्यूक्लियस है, चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म है, तो ये स्मॉल स्पेक ऑफ न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म बाउंड क्या जिससे किया हुआ है सेल मेम्ब्रेन से, बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, एंड अकेला रह सकता है, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये पॉइंट हो गया, लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट। दो वर्ड है इसमें, दो वर्ड याद रखना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड क्या, जो पढ़ेगा बताओ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। वेरी गुड, एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी are fundamentally similar. मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो सेल के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, METABOLIC एक्टिविटीज, इसी से लिखता हूँ ACTIVITIES। हाँ, तो 6 पॉइंट क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है ये फंडामेंटली सिमिलर होता है। मतलब सब सेल का बेसिकली क्या है ना, बेसिक जो सेल का जो होता है, मान लो 2 सेल एक यहाँ है एक यहाँ है। अब किसी में अमीनो एसिड होगा, लिपिड वगैरह जो भी चीज़ है केमिकल कॉन्स्टेंट, वो चीज़ इसमें भी होगा कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। अब जैसे अब जो सेल आगे जाके टिश्यू जो बनेगा तो फंक्शन थोड़ा अलग होगा, लेकिन जो बेसिक जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है और क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अंदर जो रिएक्शन हो रहा है सेल के अंदर कुछ तो कुछ रिएक्शन हो रहा होगा ना, वो सब चीज़ क्या है फंडामेंटली सिमिलर है। ये सेल थ्योरी का पॉइंट हुआ। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग कितना देर क्लास हो गई होगी, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया।